हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेतु में हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, एज वेल एज ग्रेड स्टूडेंट के लिए। तो इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को डिस्कस किया था। नो कम टू द प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ की आपसे बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सिस्टम की। तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सब एंट्रोपी है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, तो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन ओवरऑल कंडीशंस और स्टेट ऑफ ओवरऑल कंडीशन और स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर अगर आपको सिस्टम की स्टेट चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक चेक कर लेंगे कि उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक सेट हमारे पास है तो वो उसकी फर्स्ट स्टेट हो गई। अगर मान लीजिए उनमें से एक भी पैरामीटर चेंज हो जाता है तो अब वो सिस्टम की क्या हो गई, दूसरी स्टेट हो गई। तो अगर पैरामीटर चेंज होते जाते हैं, अगर सेट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक का जो सेट है अगर उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, कोई भी एक वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है। ठीक है, सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है ना। अब प्रॉपर्टीज़ को भी हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। पहली कैटेगरी जो है वो है आपकी इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, इनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। इंटेंसिव का मतलब है, देखिए आईएन, इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो कि मास पर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी मास पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लें, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है। ये जो है अगर आप सिस्टम का मास चेंज कर देंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एवरेज प्रॉपर्टीज़ होती है पूरी सिस्टम की। ठीक है, तो उस पर ये अमाउंट ऑफ मैटर पे ये डिपेंड नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहें या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहें या फिर हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कहें। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यानी उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है सिस्टम का, सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर यह डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी सिस्टम की जो कि मास पे डिपेंड करती है, सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसके मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आता है एनर्जी, वेट, वॉल्यूम। अब देखिए एनर्जी किस तरह से इस पर रिप्रेजेंट करती है। देखिए मान लीजिए एनर्जी क्या होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो होती है हाफ mv²। तो देखिए सिस्टम के मास पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि मास चेंज होते ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। इस तरह से हम वेट की बात करें तो वेट क्या है, W = mg। अगर आप m चेंज करेंगे तो वेट भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम = डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी तो किसी भी, ये डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये कांस्टेंट रहती है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। तो ये कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लेते हैं। तो एक तरह से दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी मैटर के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है मॉलिक्यूलर मोशन के कारण, तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, उसी से तो बाउंड रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, उन अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी है वो तो होगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम की हीट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम हीट देते हैं टेम्परेचर को, वैसे वैसे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन बढ़ जाती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसके कारण मैटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर उस सिस्टम का ज़्यादा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा वो हीटेड है, उतने ज़्यादा वो एक्साइटेड है, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे मॉलिक्यूलर मोशन कम होती जाएगी। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मॉलिक्यूल, किसी मैटर का, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। सो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो ये जितना भी हमने, अब मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? मॉलिक्यूलर मोशन के कारण इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसका कंपोनेंट है? ये इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मैटर या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया? हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मोशन हम सीज कर दें, यानी मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो गई है, तो मॉलिक्यूलर मोशन जीरो तभी हो सकती है जब टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल इज एब्सोल्यूट जीरो। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल की मोशन कम होती जाएगी, और मॉलिक्यूलर मोशन जीरो तब होगी जब मैटर का टेम्परेचर, जब सिस्टम का टेम्परेचर वो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? जीरो केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो केल्विन में है जीरो तो, और ये -273 ये किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होती है? जीरो होती है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी जीरो, टेम्परेचर जीरो, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। नाउ कम टू द हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो इस टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट ट्रांसफ़र। तो हीट एक आपका, हीट जो है ये टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हीट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हीट क्या होती है?
ठीक है, देखिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि हीट इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी, तो हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच कैन ट्रांसमिट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वो ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे ही दो सिस्टम को हम इंटरेक्शन में लाएंगे, दो सिस्टम अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो नेचुरली हीट ट्रांसफ़र आपस में होने लग जाएगा, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। तो जो भी एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफ़र होती है, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट हमेशा फ्लो होती है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट फ्लो होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर है दो बॉडीज़ का, सेम टेम्परेचर है, तो उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट बिटवीन द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस या फिर हम कहें टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट्स असेंशियल एलिमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो दोनों सिस्टम के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। या फिर हम कहें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र कब होगा, जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अदरवाइज टेम्परेचर ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आप अ कप ऑफ टी, गरम गरम आपने हीट कॉफ़ी जो है वो टी जो है टेबल पे रखी है, तो टी का टेम्परेचर जो है वो एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद अगर आप 5 मिनट्स आप वेट करें तो आप देखते हैं कि टी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, टी ठंडी हो गई। कैसे हुई है, क्योंकि उसने अपनी हीट ट्रांसमिट कर दी किसको, एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो टी का जो कप है वो एक तरह से सिस्टम है। तो मान लीजिए कि ये टी कप है, ये सिस्टम हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका T1 मान लीजिए, सराउंडिंग का T2, ये मैंने इसको बाउंड्री से एनक्लोज कर दिया। हाँ देखिए T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब ये नेचुरल फिनोमिना है कि हीट अब ट्रांसमिट होने लग जाएगी अपने आप, तब तक जब तक कि आप उसको रोकेंगे नहीं, है ना। तो अगर आप इसकी वॉल को इंसुलेट कर दें, जैसे थर्मस आता है, ठीक है, थर्मस आता है, गर्म पानी का या कॉफ़ी को गर्म रखने के कंटेनर्स आते हैं, थर्मस जिसको हम कहते हैं। वो थर्मस क्या है, वो इंसुलेटेड चैम्बर है। तो वो इंसुलेटेड चैम्बर क्या करते हैं, वो उसने हीट ट्रांसफ़र को रोक दिया है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बीच में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी कॉफ़ी और सराउंडिंग के बीच में हमने क्या किया है, इंसुलेटेड वॉल लगा दी है, ठीक है। तो उसमें इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन की वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। इसलिए थर्मस में क्या होगा, 4 या 4 या 5 आवर्स तक जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो कॉफ़ी उतने ही टेम्परेचर पे रहेगी, ठीक है, यानी उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वो एक तरह से क्या हो गया, इंसुलेटेड सिस्टम। तो अगर जब तक कि हमने सिस्टम को इंसुलेट नहीं किया है तब तक उसमें से हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। कैसे होगा, देखिए ये कॉफ़ी है या टी, मान लीजिए टी है, ये गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, तो अब इसमें से क्या होगा, हीट धीरे धीरे बाहर आती रहेगी, ठीक है, ये हीट बाहर आ रही है और ये तब तक बाहर आती रहेगी जब तक कि इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो मैंने आपसे कहा है कि जब दो चीज़ों के सिस्टम और सराउंडिंग या दो सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफ़र रुक जाता है जब उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाता है। तो अगर टी का टेम्परेचर भी वही हो गया जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, तो अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 0। अब इनके बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र चलता रहेगा जब तक कि उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, और जैसे टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा अब उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, अब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब दोनों जो बॉडीज़ हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, दोनों क्या हो गया, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गई हैं, यानी उनमें थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है, ठीक है स्टूडेंट।
तो हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट बिटवीन द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन दीज सिस्टम्स आर इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रखते हैं, मतलब हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी मान के चलते हैं। नेक्स्ट कम टू द सिस्टम हैज रिसीव्ड और रिजेक्टेड। सिस्टम रिजेक्ट भी कर सकता है अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर मान लीजिए कि T1 है, एनवायरनमेंट का T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो अब क्या होगा, सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में। ये जो वॉल है इसके अक्रॉस ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र कर देगा, ये हीट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की है, तो जैसे ही सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन अगर सिस्टम हीट रिसीव करता है तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 मान लिया, इसका टेम्परेचर T2 मान लिया। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये एनवायरनमेंट हो गया, सराउंडिंग हो गया, ये सिस्टम हो गया और ये बाउंड्री हो गई। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का कम है, तो अब सराउंडिंग से हीट कहाँ जाएगी, सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम इज रिसीविंग द हीट। तो जब सिस्टम हीट रिसीव करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वो हीट रिसीव कर रहा है, जैसे जैसे हीट लेगा वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो हीट देगा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ग्रो विद द रिसिप्ट ऑफ हीट, इस प्रोसेस को हम हीटिंग कहते हैं, एंड टेम्परेचर डिमिनिशेस विद द हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कूलिंग, ठीक है। तो हीट अगर रिसीव होती है तो इसको कहते हैं हम हीटिंग, और अगर हीट कोई सिस्टम रिजेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कूलिंग। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस हो रही है जिसके 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 थ्रू हीट इंट्रैक्शन हो रहा है, हीट अंदर आ रही है और हीट बाहर जा रही है, ये प्रोसेस ये किस पर डिपेंड करती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज मेजर्ड। इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, कितनी क्वांटिटी सिस्टम ने ली और कितनी क्वांटिटी सिस्टम ने रिजेक्ट करी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज़ पे, एक तो सिस्टम के अंदर कितना मैटर है यानी मास ऑफ मैटर, और एक ये टेम्परेचर डिफरेंस पर, कितना टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच में एट द टाइम ऑफ हीट इंट्रैक्शन। तो जब हीट इंट्रैक्शन होने वाला है तब इसमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे देखिए जैसे जैसे हीट रिजेक्ट होती जाएगी वैसे वैसे हीट का अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, और एट लास्ट जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए द क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड इज डिपेंड्स ऑन द मास एंड टेम्परेचर डिफरेंस। बेसिकली मास और टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने मैटर कौन सा लिया है, यानी इसके अंदर कौन सा मैटर है, इसके अंदर वाटर है या फिर इसके अंदर गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है, यानी ये किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करने वाला एक पैरामीटर आता है वो है स्पेसिफिक हीट, यानी ये स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट किसकी, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास देखिए, तो क्वांटिटी ऑफ हीट का डेफिनेशन हो गया, क्वांटिटी ऑफ हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड बाय मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मास एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, एक टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया T1 माइनस T2। हायर टेम्परेचर आगे रखेंगे, लोअर टेम्परेचर पीछे रखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया T1 माइनस T2। इसको हम कहें T2 माइनस T1 कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन है, मास ऑफ मैटर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये अगर सिस्टम है, इसका मास m है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, तो डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C। तो C क्या है? C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो Q क्या है? Q इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस और गेन। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट लॉस करेगा, यानी हीट रिजेक्ट होगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो वो हीट रिसीव करेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सिस्टम हीट रिसीव करता है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि सिस्टम की हीट बढ़ रही है, ठीक है। अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि सिस्टम की हीट कम हो रही है। तो अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, और अगर सिस्टम हीट लेता है तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, डायरेक्शन। स्पेसिफिक हीट, हीट का जो यूनिट है वो हम किलो जूल में लेते हैं, ठीक है। तो किलो जूल ऐसा यूनिट है, तो किलो जूल में हम इसको मेजर करेंगे। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट को हम, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है देखिए BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या फिर हम लेते हैं किलो जूल पर केजी डिग्री और किलो जूल पर केजी केल्विन, ये इसकी यूनिट है। और टेम्परेचर की यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। अब ये यूनिट कैसे आई है ये देखिए। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, ठीक है। अगर हम m इज इक्वल टू 1 kg ले लें, ये रहा, और डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस हम 1 डिग्री ले लें, तो देखिए Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? C के बराबर। तो इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री। 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री चेंज करने के लिए, बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है। सो द 1 kg मास का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट का मुझे इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है मटेरियल का, 1 kg मटेरियल मैंने ले लिया और मुझे उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। तो जितना अमाउंट ऑफ मैं हीट दूंगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अगर मुझे उसका टेम्परेचर कम करना है 1 डिग्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास थ्रू 1 डिग्री, ओके। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की हम बात करें तो लिक्विड और सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो अब स्पेसिफिक हीट थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आने लग जाता है, ठीक है। लेकिन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो प्रोसेस किस तरह से हो रही है उस पर ये डिपेंड नहीं करती। स्पेसिफिक हीट सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, या फिर हम कहें टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोसेस। लिक्विड और सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है।
और किसी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, किस टाइप की प्रोसेस हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ जो गैसेस हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, साथ में नेचर ऑफ प्रोसेस पर भी डिपेंड करती हैं, यानी प्रोसेस किस तरह से हो रही है ये उस पर भी डिपेंड करेगी। तो आप देखिए लिक्विड और सॉलिड ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि प्रोसेस किस तरह से हो रही है। तो अगर हम कहें आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी। तो हमने आपने ये CP और CV पढ़े होंगे स्टूडेंट। CP क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो सॉलिड और लिक्विड की तो एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, लेकिन गैसेस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होगी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कहते हैं उसको, और एक को हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। फॉर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट CV होगा, फॉर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट CP होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिए तो वो होगा mCp डेल्टा T, और अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिए तो वो होगा Q इज इक्वल टू mCv डेल्टा T। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो गई, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गई। ये किसके लिए है? गैसेस के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो एक ही फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा T। इसकी स्पेसिफिक हीट सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, बाकी किसी के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे वाटर की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री। अब देखिए यूनिट कैसे निकाली हमने, यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? mc डेल्टा T है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा T। मैंने आपसे क्या है, Q तो हम लेते हैं किलो जूल में, तो Q तो हो गया किलो जूल में, मास हो गया kg में, डेल्टा T डिग्री में भी ले सकते हैं तो kg डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, या फिर किलो जूल पर kg केल्विन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट हो सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर किलो जूल पर kg केल्विन। तो हम बात कर रहे थे वाटर की स्पेसिफिक हीट की, तो 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री, ये आप ध्यान रखना है स्टूडेंट डेटा। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री होती है, और अगर मैं इसको किलो जूल में चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाती है 4.186 किलो जूल पर kg डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिए, डेटा ध्यान रखिए। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 किलो जूल। तो अगर आपको कैलोरी को जूल में चेंज करना हो तो हम इस रिलेशन को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो किलो कैलोरी में 1 होती है, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री, और किलो जूल में 4.186 किलो जूल होती है पर kg डिग्री। तो इसका मतलब है वाटर के 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे उसको में कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.186 किलो जूल हीट मुझे उसमें देनी पड़ेगी, तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करती है? नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे ये तो वाटर की बात की हमने, अगर मैं एयर ले लेता हूँ, ये देखिए अगर हमने एयर लिए तो चेंज हो गई है, क्योंकि एयर क्या अलग मटेरियल है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट एयर की। अब हमने बात की है गैस की, जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होती है। देखिए एयर के लिए CP हो गया 0.24 किलो कैलोरी पर kg डिग्री, या फिर 1.005 किलो जूल पर kg डिग्री। कन्वर्जन हम इसी से किया हमने। आप 4.186 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से CV हो गया 0.17 किलो कैलोरी पर kg डिग्री, इसको आप 4.186 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 0.71 किलो जूल पर kg डिग्री आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, आज हमने कुछ थर्मोडायनेमिक की टर्म्स का डिस्कशन किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू हीट ट्रांसफ़र। अगर हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे तो ये टर्म्स हमारे बहुत काम आएगी, तो इन टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा।
और स्टूडेंट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। सो स्टूडेंट हीट ट्रांसफ़र के नए लेक्चर के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।